अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, once again I welcome to all of you on my YouTube channel Study Station. आई होप सो कि आप सब लोगों को इस बात का नॉलेज होगा कि हमने जो लेक्चर्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है वो बीएस इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर की हुई है, जिसके अंदर हम सेमेस्टर 8 के एक सब्जेक्ट है द मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज, उसके रिलेटेड जो वीडियोस है वो हम अपलोड कर रहे हैं। So we have uploaded already 2 videos and it is number 3 video। और इस वीडियो के अंदर हमने जो टॉपिक कंटिन्यू किया हुआ था उसी को आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हमने स्टडी करना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी अ पर्सनैलिटी। हम आज एक शख्सियत के बारे में पढ़ेंगे एंड दिस पर्सनैलिटी शोड अस द रियल फेस ऑफ मीडिया। ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसने हमें मीडिया का एक रियल फेस, रियल इमेज, हकीकी जो मीडिया की तस्वीर होती है ना, वो हमारे सामने रखी है कि किस तरह से मीडिया वर्क करता है, किस तरह से जो मीडिया वो हमें मैनिपुलेट करता है। ईच एंड एवरीथिंग हैज डिस्कस्ड इन हिज बुक। तो उसी बुक के दो कॉन्सेप्ट हैं, उन दो कॉन्सेप्ट्स के जरिए ही हम समझेंगे कि इसका और मीडिया के अंदर जो रिलेशन है वो किस तरह का है। So this personality is very famous if you talk about in media। मीडिया के अंदर अगर आप बात करेंगे तो ये पर्सनैलिटी बहुत ही फेमस है। चले जी, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस पर्सनैलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इट्स बायोग्राफी, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट्स वर्क, अबाउट हिज वर्क। अगर आप इसकी जिंदगी के बारे में जान लेते हैं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो भी इसने कॉन्सेप्ट्स दिए, जो भी इसने थेरीज दी और जो भी इसने वर्क लिखे, आपको ऑलमोस्ट वो सारी चीजें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। सो हियर वी गो। जिस पर्सनैलिटी के बारे में हमने पढ़ना है उसका नाम है जीन बॉदरी लॉर्ड। जीन बॉदरी लॉर्ड, दिस इज द नेम ऑफ द राइटर। ये एक राइटर का नेम है और क्या क्या चीजें हमने इसके रिलेटेड पढ़नी है, हम उसका आगाज करते हैं। जॉन बॉदरी लॉर्ड, ही वॉज अ फ्रेंच मैन। इसका ये जो बर्थ हुई थी, पैदाइश हुई थी, वो फ्रांस के अंदर हुई थी। एंड ही वॉज बोर्न इन 1929। 1929 को इसकी पैदाइश हुई थी एंड ही डाइड ऑन 2007। और 2007 के अंदर इस पर्सनैलिटी की मौत हो चुकी थी। इसका जो फेमस वर्क है या जो जिस चीज़ ने इसको पॉपुलैरिटी दी, फेम दी, रिस्पेक्ट दी, वो 20th सेंचुरी का लास्ट डेकेड कह लें और 21st सेंचुरी की जो फर्स्ट डेकेड है, यहीं कहीं इसके जो वर्क थे वो पब्लिश भी हुए थे और इन्हीं वर्क्स ने इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी, फेम और रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीथिंग जो भी है वो इस बंदे को मिली थी। अब इस पर्सनैलिटी के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स देखते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को डिटेल से हम बयान करेंगे, तब आप जाके इस पर्सनैलिटी को अच्छे तरीके से परख सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी इट इज। अच्छा जी, तो आपको बताया कि ही वाज बोर्न इन 1929 एंड ही डाइड ऑन 2007 एंड ही वाज बोर्न इन फ्रांस। अब इसका जो ताल्लुक था, ही वाज बिलोंग टू कैथोलिक फैमिली, कैथोलिक चर्च। इसका जो ताल्लुक था वो ना कैथोलिक चर्च से था। अब कैथोलिक चर्च क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। एज यू नो कि हर एक मजहब के अंदर कुछ सेक्ट्स होते हैं, कुछ फिरके होते हैं जिनको ग्रुप ऑफ पीपल फॉलो कर रहे होते हैं। जिस तरह इफ़ यू टॉक अबाउट इस्लाम, इस्लाम के अंदर आपको अहले हदीस, अहले सुन्नत, अहले तशी, देवबंद, इस तरह के कुछ फिरके मिलेंगे और बहुत से फॉलोअर्स अपने अपने फिरके के हिसाब से, अपने अपनी समझ के हिसाब से, जो भी उनको अपने हिसाब से अच्छा फिरका लगता है वो उसको फॉलो कर रहे होते हैं। सेम लाइक दिस इन क्रिश्चियनिटी देयर आर टू सेक्ट्स। नंबर वन इज कैथोलिक एंड नंबर टू इज प्रोटेस्टेंट। ये दो सेक्ट्स हैं जो क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत मजहब के अंदर ही पाए जाते हैं। अब इनका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इनका बेसिक जो फर्क है, डिफरेंस है, वो पता नहीं होता। एक छोटी सी आप एग्जाम्पल ले लें या आप एक छोटी सी डेफिनेशन ले लें, जो भी ले लें, इससे ना आपका जो कॉन्सेप्ट है या जो आपका क्वेश्चन होगा ना इस सेक्स के रिलेटेड, वो आपका टोटल तौर पे क्लियर हो जाएगा। कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट कैथोलिक चर्च। सबसे पहले हम कैथोलिक चर्च के बारे में बात करेंगे। कैथोलिक चर्च क्या है जी? ईसाइयत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा जो चर्च है, जो सेक्ट है, वो कैथोलिक है। कैथोलिक फिरका
ईसाई मज़हब का, ईसाइयत का सबसे बड़ा और सबसे फेमस और सबसे पुराना जो सेक्ट है वो है। अब इसके अंदर सबसे जो प्रोमिनेंट चीज़ जो आपने ज़हन में रखने के, इस सेक्ट को फॉलो करने वाले, इस फिरके के जो फॉलोअर्स हैं वो सिर्फ पॉप की बात को सुनते हैं। मीन्स कि चर्च के अंदर जो पॉप होता है ना, पादरी होता है, इस सेक्ट के जो फॉलो करने वाले हैं वो सिर्फ उस बंदे की ही बात मानते हैं। क्यों मानते हैं? बिकॉज दे कंसीडर द पॉप इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, पॉप इज द लॉयर ऑफ गॉड। ये जो पॉप है ना वो अल्लाह ताला का नुमाइंदा है इस जमीन पर। जो कुछ भी हमने करना है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट पॉप, पॉप को खुदा की तरफ से कुछ चीजें मिलती हैं, पैगाम मिलते हैं, और जो वो हमें बताता था हम वही करेंगे। जो कैथोलिक चर्च वाले हैं वो इस चीज पे बिलीव करते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोटेस्टेंट की। कैथोलिक का यही ज़हन में रखना है कि ये जो फॉलो करते हैं ये सिर्फ पॉप को करते हैं, इनके लिए चर्च का जो पॉप है वही सब कुछ होता है। प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्टेंट इतना ज्यादा पुराना तो नहीं है जितना कैथोलिक है। इट इज ऑलमोस्ट 5 to 6 centuries ओल्ड। 500 से 600 सदियां हो चुकी हैं। मीन्स के 500 से 100 साल हो चुके हैं। ये जो सेक्ट बना था प्रोटेस्टेंट, इसके बनने की रीजन क्या थी वो हम देख लेते हैं। जैसे मिडल एजेस का एंड होता है, अ, तब एक बंदा था जिसका नाम था मार्टिन लूथर। ही वॉज अ जर्मन एंड ही वॉज द मंक। एक चर्च के अंदर ये मंक था, मीन्स के ईसाइयत की तालीम ले रहा था। जब हम तालीम लेते हैं, जब हम किताबों को पढ़ते हैं, तो सारी चीज़ें ना हमारे सामने खुलना स्टार्ट हो जाती है। मीन्स कि जितनी ज़्यादा हम बुक्स पढ़ेंगे उतना ही डीप हम नॉलेज गेन कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहती है। तो मार्टिन लूथर ने जैसे ही किताबों को पढ़ा, इसको ना डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिली, डिफरेंट नॉलेज मिला कि जो मजहब है वो कौन सा सही है, किस तरह सेक्ट किस तरह चलते हैं। तो मार्टिन लूथर ने ना ही डेवलप्ड 96 जो कमांडमेंट कह लें या कोई रूल्स कह लें या कोई शिक कह लें, जो कुछ भी आपके समझ में आए वो आप इसको कह सकते हैं। लेकिन 96 96 इसने ऐसी तहरीरें लिखी जिसके अंदर जो कैथोलिक चर्च के टोटली तौर पे अगेंस्ट थे। मीन्स के जो कैथोलिक चर्च वाले वो किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, किस तरह से वो गलत चीज़ें हम तक पहुंचाते हैं, किस तरह से वो लोगों को मैन्युपुलेट करके खुद को अच्छा कंसीडर करते हैं। इस तरह के उसने 96 पॉइंट्स दिए थे। जिन लोगों को वो 96 पॉइंट्स वैलिड लगे थे, अच्छे लगे थे, वो मार्टिन लूथर के साथ होते गए। जिनको वो 96 पॉइंट्स वैलिड लगे थे वो मार्टिन लूथर के साथ होते गए। जैसे जैसे मार्टिन लूथर के साथ ग्रुप बनता गया, उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया अगेंस्ट कैथोलिक चर्च। और जो एहतजाज होता है, यू नो वेरी वेल, वो प्रोटेस्ट होता है। और ये मान गए थे एहतजाज करने वाले, तो इसलिए इनको प्रोटेस्टेंट कहा जाता है। ये जो एहतजाज करते हैं अगेंस्ट कैथोलिक चर्च करते हैं कि भाई जो आप चर्च के अंदर रह के काम कर रहे हो, इट इज टोटली रॉन्ग। टोटली रॉन्ग के हिसाब से क्या? फॉर एग्जांपल जी, आपको पता होगा कि हम जिस तरह मस्जिद के अंदर चंदा वगैरह देते हैं, इसी तरह ईसाई मजहब के अंदर भी लोग ना बहुत कुछ चर्च को देते हैं, ताकि हमें ना जो हमारी विशेज़ हैं, जो हमारे ड्रीम्स हैं वो पूरे होते रहें। तो जो मार्टिन लूथर था वो इस चीज़ को निगेट करता था। उसके 96 पॉइंट में से एक पॉइंट ये भी था कि जो हम चर्च को पैसे देते हैं, पॉप को पैसे देते हैं, वो इसलिए देते हैं कि हम अपना काम करवा सकें। नो, इट इज़ रॉन्ग। ये एक रॉन्ग नंबर है। हम अ, खुदा को तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना, तो हम इस तरह की जो चीज़ें हैं वो क्यों दें? तो उन 96 पॉइंट में एक एक पॉइंट ये भी था। इस तरह के 96 पॉइंट्स थे, जिन लोगों को समझ में आ गए वो प्रोटेस्टेंट बनता गया, और जो लोग कट्टर किस्म के लोग थे वो बेसिकली कैथोलिक चर्च के अंदर ही थे। तो बेसिकली दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। तो जो जीन बॉर्डरी था, ही वाज कैथोलिक। ये एक कट्टर किस्म का ईसाई था। नंबर टू, यू हैव टू नीड, जो भी इसके जहन में बात आपने रखनी, दूसरी चीज़ ये रखनी कि प्रोफेशन के हिसाब से ही वाज अ फिलोसफर, ही वाज अ सोशियोलॉजिस्ट एंड ही वाज अ कल्चरल एक्टिविस्ट। तीन चीज़ें इसके बारे में जहन में रखनी। फिलोसफर भी था, सोशियोलॉजिस्ट भी था, और कल्चरल एक्टिविस्ट भी था। फिलोसफर क्या होता है, सोशियोलॉजिस्ट क्या होता है, और कल्चरल एक्टिविस्ट क्या होता है, हम इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। फिलोसफर वो बंदा जो फिलोसफी दिया करता है, वो फिलोसफर होता है। अब फिलोसफी किस चीज़ की? वो बंदा जो किसी की सोच, सच्चाई, इल्म
या इन चीज़ों को गहराई से मुताला करता है। ज़िंदगी के बारे में जो बंदा गहराई से मुताला करता है बेसिकली ही इज़ कॉल्ड एज़ फिलॉसफर। हम उसको फिलॉसफर कहते हैं कि ज़िंदगी की हकीकत क्या है? इस तरह का जो क्वेश्चन होगा वो फिलॉसफर ही उठाएगा। मरने के बाद जो हमें ज़िंदगी मिलनी है उसके अंदर सच्चाई कितनी है? इस तरह का भी क्वेश्चन करेगा वो फिलॉसफर ही होगा। मौत के बाद ज़िंदगी एग्ज़िस्ट करती है, नहीं करती, इस तरह के जो क्वेश्चन करता है ना वो बेसिकली फिलॉसफर ही करता है। ज़िंदगी के बारे में, हकीकत के बारे में, सच्चाई के बारे में, इल्म के बारे में जो बंदा गहराई से मुताला करता है ना वो फिलॉसफर होता है। सो जीन बॉडरीलॉर्ड वाज़ द फिलॉसफर जिन्होंने इस किस्म की फिलॉसफीज़ को पढ़ा था और इन चीज़ों को गहराई से मुताला किया था। नंबर 2 इज़ सोशियोलॉजिस्ट। सोशियोलॉजिस्ट टेकन फ्रॉम सोसाइटी, वो बंदा जो मुआशरे के बारे में, मुआशरे के अंदर रहने वाले लोगों के बारे में, मुआशरे के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके रिलेशंस के बारे में और उनके कैरेक्टर्स या उनके बिहेवियर के बारे में जो डीपली स्टडी करता है ना वो बंदा सोशियोलॉजिस्ट होता है। फॉर एग्जांपल जी एक क्लास है, क्लास के अंदर स्टूडेंट्स और टीचर्स होते हैं, इनके दरमियान एक ताल्लुक होता है। जो बंदा सोशियोलॉजिस्ट होगा वो इनके रिलेशन को अच्छे तरीके से परखेगा कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने टीचर और स्टूडेंट के जो रिलेशन है उसको स्ट्रॉन्ग किया हुआ है और किन बेसिस पे इनका जो रिलेशन है वो चल रहा है। वो बंदा जो मुआशरे के अंदर है कि इस चीज़ों को डीपली तौर पे स्टडी करता है, रिलेशन किस तरह का है, कैसा है, कैसे बना, सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी के लोगों के बारे में जो डीपली स्टडी करता है हम उसको सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं। नंबर 3 इज कल्चरल एक्टिविस्ट। कल्चरल हम पढ़ चुके हैं कि कल्चर के अंदर जो आपकी सकाफत होती है, द वे ऑफ लिविंग, प्रोसेस ऑफ लिविंग। जिंदगी के अंदर जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं, हम डिफरेंट टाइप्स के वर्क्स करते रहते हैं। जो बंदा उन चीज़ों को, कल्चर को डीपली स्टडी करता है वो सोशल कल्चरल एक्टिविस्ट बन जाता है। तो ये तीन चीज़ें भी आपने जीन बॉडीलॉर्ड के बारे में जहन में रखनी है। नंबर 1 इज फिलोसफर, नंबर 2 सोशियोलॉजिस्ट एंड नंबर 3 इज कल्चरल एक्टिविस्ट। इसके साथ-साथ इसका जब लोगों ने वर्क पढ़ा, जब इसको पढ़ा तो लोगों ने ना इसको 2 चीज़ों से मंसूब करना शुरू कर दिया। दैट जीन बॉडीलॉर्ड इज़ द पोस्ट मॉडर्निस्ट एंड ही इज़ द क्या कहते हैं स्ट्रक्चरलिस्ट। लोग इसको पोस्ट मॉडर्निस्ट का भी कहा करते थे और पोस्ट मॉडर्न के साथ-साथ इसको पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट भी कहा करते थे। क्योंकि इसने जो थ्योरीज़ दी थी, फिलॉसफीज़ दी थी, वो इन 2 चीज़ों से लिंक्ड करती थी। पोस्ट मॉडर्निज्म से और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से। पोस्ट मॉडर्निज्म क्या होती है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या होती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म क्या होती है? पोस्ट मॉडर्निज्म लिटरेचर के अंदर तो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन हम इस राइटर के हिसाब से और इस सब्जेक्ट के हिसाब से डिस्कस करते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म होती क्या है। आपको पता है कि किसी भी चीज का एक रुख होता है लेकिन उसको देखने वाले उस एक रुख से नहीं देखते। फॉर एग्जाम्पल जो लोग मुझे जानते हैं उनका व्यू, उनकी सोच मेरे नज़दीक और होगी, जो मुझे नहीं जानते उनकी सोच मेरे नज़दीक और होगी। तो एक ही बंदा हो, एक ही चीज़ हो और उसको देखने वालों की जो सोच होगी वो एक नहीं होगी। एक सोच का ना होना, एक हकीकत का ना होना, एक पॉइंट का ना होना एक चीज़ के रिलेटेड, ये बेसिकली पोस्ट मॉडर्निज्म कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल एक ड्रामा आप देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो उसके अंदर सच भी होता है, झूठ भी होता है। जब आप वो मूवी, वो पीस ऑफ वर्क देख लेते हैं, देन यू से कि यार यहाँ पे तो ना मुझे सच का पता चला ना मुझे झूठ का पता चला। तो वो बेसिकली जो सोच बनती है ना वो पोस्ट मॉडर्निज्म की ही सोच बनती है। जब आपको चीज़ों का पता नहीं चलता, जब आप एक पॉइंट पे नहीं पहुंच पाते, जब आप एक चीज़ को देखते हैं उसकी हकीकी शक्ल बयान नहीं कर पाते, दैट बिकम पोस्ट मॉडर्निज्म। इसी वजह से लोग इसको पोस्ट मॉडर्निस्ट भी कहा करते थे। नंबर 2 इज पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्या होता है? एक लिखी हुई चीज हो, एक वर्ड हो, एक फ्रेज हो, क्लॉज हो या एक सेंटेंस हो या एक बुक हो, उसके अंदर जो लिखी हुई चीज है वो एक शख्स के लिए और हो, दूसरे शख्स के लिए और हो, तीसरे शख्स के लिए एक हो। मीन्स के पर्सनैलिटीज के हिसाब से वो लफज, वो वर्ड, वो जुमला जो वो वेरी करता रहे, दैट बिकम्स पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट। फॉर एग्जाम्पल जी आप एक पीस ऑफ बुक पढ़ रहे हैं एंड यू रीड अ सेंटेंस, आई एम हैप्पी। मीन्स के एक वर्क लिखा हुआ उसके अंदर एक टेक्स्ट आता है, शी इज हैप्पी, आई एम हैप्पी और ही इज हैप्पी। तो एक शख्स तो जो इस जुमले को कॉम्प्रिहेंड करेगा वो यही कहेगा कि जो अंदर किरदार है, करेक्टर, वो खुश है। लेकिन वही बंदा
उसको थोड़ा सा चेंज करके भी पढ़ सकता है। वो कहेगा कि खुश तो है, लेकिन इस खुशी के पीछे एक गम भी मुझे नजर आ रहा है। आप कहते हैं ना कि खुशी के आंसू, रोना, या हर हंसी वाले चेहरे के पीछे वो मुस्कुराता हुआ जो चेहरा वो नहीं होता, वो उदास चेहरा भी होता है। ठीक है जी। तो हर एक जो पीस ऑफ वर्क होता है वो हर एक बंदे के लिए एक डिफरेंट स्टाइल होता है, एक डिफरेंट मीनिंग कन्वे कर रहा होता है, जिसको हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं। सो दीज आर टू थेरीज जिससे लोग इसको लिंक्ड करते हैं कि ये पोस्ट मॉडर्निस्ट भी है और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट भी है। ठीक है जी। तो ये थी इसकी लाइफ। ये एक कैथोलिक पर्सन था, फिलोसफर था, फिलोसफर के साथ ये सोशियोलॉजिस्ट था, सोशियोलॉजिस्ट के साथ ही वाज अ कल्चरल एक्टिविस्ट। कल्चरल एक्टिविस्ट के बाद इसको दो चीज़ों से और मंसूब किया जाता है कि ही इज पोस्ट मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट एंड ही इज पोस्ट स्ट्रक्चरिस्ट। ये इसकी थोड़ी सी लाइफ थी, जिस तरह से इसने जिंदगी गुजारी। लेट्स कम टू इस फेमस वर्क। अब हमने जो चीज स्टडी करनी वो हमने इसका एक फेमस वर्क करना है, जिसको जो नाम दिया गया वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्क इसने लिखा है। इसकी बुक का जो नाम है वो है सिमुलाक्रा एंड सिमुलेशन। दिस इज द नेम ऑफ द बुक विच इज रिटन इन 1981। 1981 के अंदर एक बुक लिखी थी इसने, जिसका नाम था सिमुलाक्रा एंड सिमुलेशन। इट इज वेरी फेमस बुक। अब इस बुक के अंदर जो मेन मैं कॉन्सेप्ट आपको दूं, मीन्स के मेन जो इसका आइडिया इस बुक के अंदर वो यही है कि अकॉर्डिंग टू जीन बॉडरी लॉर्ड, कि हम जिस दुनिया के अंदर रह रहे हैं ना वो ओरिजिनलिटी नहीं है। हम सिर्फ इमिटेशन के अंदर रह रहे हैं, हम सिर्फ कॉपी के अंदर रह रहे हैं। हमारे अंदर ना वो हकीकत है, ना हम हकीकत को तस्लीम करते हैं। दुनिया इस तरह से हमारे सामने पेश की जाती है कि वो एक हमारे पास सामने कॉपी होती है, हम उस कॉपी को भी रियलिटी समझना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी। ये टोटली तौर पे इस बुक का जो है वो कॉन्सेप्ट है। आपको अगर समझ नहीं आई, जब हम इन टू वर्ड्स को एक्सप्लेन करेंगे तब आपका जो पूरा पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दीज टू वर्ड्स, सिमुलाक्रा एंड सिमुलेशन। पहले सिमुलाक्रा को पढ़ते हैं, फिर हम सिमुलेशन को देखेंगे। व्हाट इज सिमुलाक्रा? सिमुलाक्रा क्या होता है जी? सिमुलाक्रा इज वेरी सिंपल। एक चीज जो एग्जिस्ट करती है, एक चीज जिसका वजूद इस दुनिया के अंदर मौजूद है, जब हम उस चीज की कॉपी करते हैं तो वो सिमुलाक्रा बनती है। फॉर एग्जाम्पल जी, एक ट्री है, आपके हाथ में मोबाइल है, आप उस ट्री की एक पिक्चर ले लेते हो। अब हकीकत में भी एक ट्री मौजूद है और पिक्चर के अंदर भी आपके पास उस ट्री की एक कॉपी आ गई। तो ये जो कॉपी बनी, आपके मोबाइल के अंदर पिक्चर आई, या जो आपने उसकी डिजाइनिंग की, उसका खाका बनाया, उसकी पेंटिंग की, वो बेसिकली उसका सिमुलाक्रा बनेगा। ठीक है जी। तो एक ऐसी चीज जो एग्जिस्ट करती है और उसी की हम कॉपी बना लेते हैं तो वो बेसिकली सिमुलाक्रा बनती है। इन रिस्पॉन्स इन इन अगेंस्ट हमारे पास जो दूसरा वर्ड है वो है सिमुलेशन। सिमुलेशन क्या होती है? सिमुलेशन बेसिकली होती है कि एक ऐसी चीज जो एग्जिस्ट नहीं करती, दुनिया में है लेकिन उसका वजूद नहीं है, ना होने के बराबर है। तो अगर हम उस चीज की कॉपी करेंगे, उस चीज की इमिटेशन करेंगे, उस चीज की नकल करेंगे तो वो बेसिकली सिमुलेशन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल जी, इफ यू सी द करेंसी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की अगर आप करेंसी देखें तो उसके ऊपर आपको एक पिक्चर नजर आएगी, कायदर मोहम्मद अली जना की नोट है, उसके ऊपर एक पिक्चर लगी हुई है। ये चीज एग्जिस्ट करती है। बट व्हाट इफ आई से कि मैं आपके सामने एक ऐसा नोट, ऐसी करेंसी पेश करूं जिसके ऊपर मेरी पिक्चर लगी हो और जो करेंसी है वो 250 की हो या 300 की हो, जो चीज आपने पहले नहीं देखी हुई। अब मेरी पिक्चर लगी हो, उसके ऊपर जो करेंसी की वर्थ हो वो 200, 250 या 300, तो वो आपके लिए एक न्यू चीज होगी, कॉपी होगी लेकिन एक न्यू चीज होगी, तो ये बेसिकली सिमुलेशन बनेगी। ठीक है जी। अब आई एम गोइंग टू पुट सम एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ यू, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो सिमुलाक्रा है या सिमुलेशन है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल जी, द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज, आप KFC के बर्गर्स खाते हैं, जहां से भी खाएंगे उनका जो टेस्ट आपको नजर आएगा वो बेसिकली एक ही टेस्ट नजर आएगा। बट व्हाट इफ आई से कि आप घर आए, घर आके आप अपनी मर्जी का, अपने टेस्ट का, अपनी क्वांटिटी या अपनी क्वालिटी के हिसाब से एक बर्गर बनाएं, उसका टेस्ट जो होगा वो टोटली तौर पर चेंज होगा। हमारे पास एक KFC का बर्गर है और एक बर्गर आपने खुद तैयार किया, तो बेसिकली ये क्या होगा? सिमुलाक्रा होगा या सिमुलेशन होगा। ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 2, आपके पास छोटे बच्चों के पास जो वो
टॉयज होते हैं खेलने के लिए, कहीं डॉक्टर होता है, कहीं नर्स होती है, कहीं किचन के जो यूटेंसिल्स होते हैं वो उनके पास मौजूद होते हैं। तो वो आप बताएं कि सिमुलाक्रा के अंदर आएंगे या सिमुलेशन के अंदर आएंगे। सो देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स एज वेल, लेकिन वो चीज़ें लेंथी होती जाएंगी तो वो आपको उस हिसाब से समझ भी नहीं आएगी। लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखना है कि चीज़ एग्जिस्ट करती हो, उसकी हम कॉपी करेंगे, वो सिमुलाक्रा बनेगी। चीज़ एग्जिस्ट ना करती भी हो लेकिन उसका वजूद माने ना रखता हो और उसकी हम कॉपी करेंगे तो वो सिमुलेशन बनेगी। सो दीज आर द टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिमुलाक्रा एंड सिमुलेशन। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो टॉपिक है वो आपने सिमुलाक्रा का और समझना है। सिमुलाक्रा मैंने आपको बताया कि एग्जिस्ट करते उसकी हम कॉपी बना लेते वो सिमुलाक्रा बनती। मीडिया इस चीज़ को किस तरह से लेके चलता है, अब हमने उस चीज़ को समझना है। सिमुलाक्रा मीडिया किस तरह से करता है वो देखिएगा। तेरा 4 स्टेप्स सिमुलाक्रा करने के हमारे पास 4 स्टेप्स मौजूद होते हैं। नंबर 1 फेथफुल, नंबर 2 distorted, number 3 pretending, and number 4 hyper reality. These are the 4 steps, 4 stages of simulacra. अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं आपको ये एक एक चीज़ उसके साथ अटैच करके दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल जी, आप हकीकत में एक चीज़ एग्जिस्ट करती है, आपने उस चीज़ की एक पिक्चर बना ली। पहला पॉइंट, आपने उस रियलिटी में जो चीज़ एग्जिस्ट करती है तो उसकी कॉपी पिक्चर बना ली। ये एक स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या किया, आपने उस पिक्चर को थोड़ा सा फिल्टर लगा के अच्छा बना दिया, मीन्स कि थोड़ी सी उसके अंदर चेंजेस ले आए। ये दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या होता है कि जब आप लोगों को दिखाएंगे तो लोग उसी आपकी जो कॉपी बनी हुई है उसी के ऊपर बिलीव करेंगे, क्योंकि उन्होंने असल में वो चीज़ नहीं देखी हुई। ये तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप, जब लोगों से आगे आगे चीज़ फैलती जाएगी तो वो एक रियलिटी बन जाएगी। ये चौथा स्टेप आ गया। सो दीज आर द 4 कॉपीज, दीज आर द 4 स्टेजेस ऑफ सिमुलाक्रा। पहला ओरिजिनल, ओरिजिनल की कॉपी, कॉपी के अंदर थोड़ा सा फर्क, फिर आगे प्रिटेंड हो जाएगी और फिर आगे वो एक हकीकत बन जाएगी। जो फर्स्ट स्टेज होती है उसको कहते हैं फेथफुल कॉपी। एक हकीकत में चीज़ मौजूद है, वो एज इट इज़ आपकी पिक्चर के अंदर आ जाएगी, उसको फेथफुल कॉपी बोलेंगे। नंबर 2 आता है जी डिस्टॉर्टेड कॉपी। आपने जो पिक्चर ली थी उसको थोड़ा फिल्टर लगा के उसके अंदर थोड़ी सी तब्दील कर दी, है रियलिटी लेकिन उसके अंदर आपने थोड़ी सी चेंज ले है। नंबर 3 पे आ जाती है प्रिटेंडिंग। जब आप किसी और बंदे को वो पिक्चर दिखाएंगे उसके जहन में वो फिल्टर वाली चीज़ बैठेगी, उसके अंदर ओरिजिनल चीज़ नहीं बैठी क्योंकि उसने उस चीज़ को देखा ही नहीं। नंबर 4 हाइपर रियलिटी। जब आप आहिस्ता आहिस्ता वो आगे दिखाएगा या वो आगे बताएगा तो वो एक चीज़ हकीकत बन जाएगी कि फिल्टर वाली जो चीज़ है वही असलियत है, क्योंकि उन्होंने ओरिजिनल चीज़ को नहीं देखा तो उन्होंने सिर्फ फिल्टर वाली पिक्चर को देखा था। तो मीडिया भी कुछ इसी तरह से सिमुलाक्रा के जरिए ही चीज़ें हमारे सामने पेश करता है। ओरिजिनल चीज़ की कॉपी बनाता है, कॉपी के अंदर फ़िल्टर लगाए जाते हैं, चेंज किया जाता है, फिर आगे आहिस्ता-आहिस्ता पूरी दुनिया के अंदर उस चीज़ को फैलाया जाता है और एट द एंड वो चीज़ एक हकीकत बन जाती है। तो अगर हम इन दोनों टॉपिक्स को कनेक्ट करें और इसका खुलासा निकालें, कॉन्सेप्ट निकालें, तो हम सिर्फ यही कहेंगे कि जो हम दुनिया के अंदर रह रहे हैं, वो हम हाइपर रियलिटी के अंदर रह रहे हैं। मीन्स कि हम कॉपी के अंदर रह रहे हैं, हम रियलिटी के अंदर ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। और बेसिकली आप भी अपना फेस कभी भी दुनिया को या अपने चाहने वालों को या अपने दोस्तों को अपना रियल फेस कभी भी नहीं दिखाते। आप एक दिखावा कर रहे होते हैं दूसरों के सामने, जो बेसिकली हाइपर रियलिटी की वजह से ही हमारे सामने आता है। सो दिस इज द टॉपिक अबाउट जीन बाउड्रिलॉर्ड। हमारे चैप्टर 1 के अंदर जो जीन बाउड्रिलॉर्ड था वो यही था, उसकी बायोग्राफी और उसका जो वर्क था सिमुलाक्रा और सिमुलेशन। दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। If you like this video, please subscribe my channel, like this video and share this video as well.